पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और हर एग्जाम को पास करते रहिए। तो मैं आपका मास्टरमाइंड मयंक गर्ग सर एक बार सभी का यहाँ पे वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल पे। और आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं कंप्यूटर साइंस के सिलेबस को और साथ में डिस्कस करने जा रहे हैं इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस के कंप्लीट सिलेबस को। और यहाँ पे यदि हम बात करें, आपने कंप्यूटर साइंस चूज किया होगा या फिर चूज किया होगा इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस एज अ सब्जेक्ट चूज किया होगा और उसको आप यहाँ पे बड़े अच्छी तरीके से यहाँ पे तैयारी कर रहे होंगे, तो क्या आपका रहने वाला है 2024 और 25 में कंप्यूटर साइंस का सिलेबस और क्या रहने वाला है आपका इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस का सिलेबस। चलिए डिटेल में यहाँ पे समझते हैं और जानते हैं। तो सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपसे थोड़ा सा यहाँ पे बात करना चाहूंगा। देखिए, आप सभी ने जब 10th पास किया होगा और 11th में आप गए होंगे तो आपको यहाँ पे एक सब्जेक्ट चूज करना होगा कंप्यूटर का। आपके पास मल्टीपल सब्जेक्ट होंगे, उसमें से आपके पास कंप्यूटर भी चूज करने का ऑप्शन होगा। और कुछ स्टूडेंट ने यहाँ पे उनका इंटरेस्ट होगा, उस हिसाब से उन्होंने कंप्यूटर साइंस चूज किया होगा या इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस चूज किया होगा। जो भी सब्जेक्ट हमारे स्कूल में इस समय रन हो रहा होगा, मतलब आपके स्कूल में बेसिकली जो सब्जेक्ट रन हो रहा होगा उसको आपने वहां पे सिलेक्ट किया होगा, कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस। या फिर कुछ स्टूडेंट ने यहाँ पे अपने पेरेंट्स के कहने पे यहाँ पे सब्जेक्ट को चूज किया होगा। लेकिन यदि मैं बात करूँ पेरेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू, तो पेरेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू आपके लिए सिंपल सा ये रहता है कि हमारा स्टूडेंट को, हमारे बच्चे को यहाँ पे कंप्यूटर की नॉलेज हो जाए, इसलिए वो ये यहाँ पे स्टूडेंट को एडवाइस देते हैं कि आपको 11th और 12th में कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस पढ़नी चाहिए, जिससे कि आपको आगे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में हेल्प हो सके। तो और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने अपने पेरेंट्स के कहने पे, या कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने इंटरेस्ट के हिसाब से कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस लिया होगा और बिल्कुल उन्होंने यहाँ पे सही डिसीजन लिया। हम यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे क्या इसका सिलेबस रहने वाला और क्या इसका यहाँ पे बेनिफिट आपको होने वाला है। तो सबसे पहले यदि आपको सिलेबस डाउनलोड करना है तो आपको जाना होगा cbseacademic.nic.in की वेबसाइट पे और यहाँ पे आपको कंप्यूटर साइंस का सिलेबस देखने को मिल जाएगा एंड आपको मिल जाएगा इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस का सिलेबस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके कंप्यूटर साइंस के सिलेबस की। तो यहाँ पे आप सभी ने 11th पास कर लिया है और आप लोग 12th में पहुंच चुके हैं, तो 11th का सिलेबस आप बिल्कुल यहाँ पे डिटेल में जानते होंगे। और यहाँ पे आप देखोगे स्टार्टिंग में जो इसका कोड होता है कंप्यूटर साइंस का, वो होता है 083 होता है। यहाँ पे यदि आप बात करोगे तो ये आपका पूरा का पूरा पॉइंट 11th का है। यहाँ पे आपने ये सारी की सारी पाइथन के बेसिक कोडिंग यहाँ पे कंप्लीट सीख ली होगी। इसके बाद आपने, यदि हम बात करते हैं 12th में हम आते हैं डायरेक्टली, तो 12th में देखो सबसे पहले आपका जो पॉइंट आता है यहाँ पे, यदि हम देखें इसका, यदि हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखो सबसे पहले आता है कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग। ठीक है, इसके जो आपके मार्क्स होते हैं, जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं, वो 40 मार्क्स के क्वेश्चंस पूरे के पूरे इस एरिया से पूछे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यदि हम देखें तो कंप्यूटर नेटवर्क के आपके पास 10 क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर नेटवर्क के पूछे जाते हैं और इसके बाद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के आपसे यहाँ पे 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आपका यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन रहता है और इस तरीके से आपके 70 मार्क्स आपके यहाँ पे थ्योरी के बन जाते हैं। 30 मार्क्स आप सभी को पता है कि प्रैक्टिकल के होते हैं और यहाँ पे आपके पास यदि हम बात करें तो इस तरीके से आपको यहाँ पे 30 मार्क्स के लिए आप यहाँ पे प्रैक्टिकल का एग्जाम देते हैं, जिसमें आपके पास पाइथन एंड आपके पास डेटाबेस मतलब MySQL के यहाँ पे सवाल होते हैं। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट हम आगे की तरफ आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे चीज़ों को प्रॉपर तरीके से हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यदि हम बात करें आपके पार्ट 1 की, मतलब यूनिट 1 की हम बात करें तो आपके पास सबसे पहले आता है कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 2। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, पूरे के पूरे 11th का जो भी पाइथन होता है उसको हमें यहाँ पे रिवीजन करना होता है। जितना भी पार्ट आपके पाइथन का होता है वो पूरा का पूरा पार्ट आपको, जैसे लिस्ट है, डिक्शनरी है, इसके बाद यदि बात करें टपल है, ये सारे के सारे सेट है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको फिर से रिवाइज करनी होती है और क्योंकि इसके भी सवाल आपके क्लास 12th में पूछे आते हैं। इसके बाद फिर आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है फंक्शन। ठीक है, फंक्शन कैसे होता है, डेफ के थ्रू आप यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन करते हो और डिफरेंट तरीके के, यदि हम बात करें बिल्ट इन फंक्शन का इस्तेमाल करते हो और साथ में यदि हम बात करें तो आपके यूजर डिफाइंड फंक्शंस का भी यहाँ पे आप इस्तेमाल करते हो। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे आर्गुमेंट क्या है, पैरामीटर क्या है, ये सारी चीजें पूछी जाती है। डिफॉल्ट पैरामीटर यहाँ पे क्या होता है, पोजिशनल पैरामीटर क्या होता है, फंक्शन रिटर्निंग वैल्यू क्या होती है, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन यहाँ पे क्या होता है, ये सारी चीजें, स्कोप ऑफ वेरिएबल मतलब ग्लोबल एंड लोकल स्कोप आपसे यहाँ पे पूछा जाता है। इसके बाद यदि हम फंक्शन के पार्ट हमारा कंप्लीट होने के बाद फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका शुरू होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग का, जिसमें आप
से पूछा जाता है कि किस तरीके से आप एक्सेप्शन को हैंडल करते हो, मतलब ट्राई और एक्सेप्ट का यहाँ पे इस्तेमाल कैसे करते हो, साथ में फाइनली का यहाँ पे, साथ में यदि बात करें एल्स ब्लॉक का, ये सारी की सारी चीज़ों का आप किस तरीके से इस्तेमाल करते हो, इसकी यहाँ पे आपको, ठीक है, पूरी की पूरी यहाँ पे कोडिंग सिखाई जाती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट यदि आप आगे बढ़ते हो तो फाइल हैंडलिंग वाला पार्ट आपका यहाँ पे शुरू हो जाता है, जिसमें आपको टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग करना, बाइनरी फाइल करना, CSV फाइल पे डिफरेंट तरीके किस तरीके से कोडिंग करते हैं वो आपको यहाँ पे सीखना होता है। इसके बाद यदि हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास फिर देखिए यहाँ पे मेन आ जाता है टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल में कैसे हम फाइल को क्रिएट करते हैं, ओपन करते हैं, अलग अलग मोड में कैसे ओपन करते हैं, फाइल को हम कैसे क्लोज कर सकते हैं, फाइल में कैसे राइट कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके के जो फंक्शन है, राइट फंक्शन है, राइट लाइन फंक्शन है, रीड फंक्शन है, ये किस तरीके से यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, रीड लाइन फंक्शन, रीड लाइन्स फंक्शन किस तरीके से काम करता है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको सीखनी होती है। सीक और टेल मेथड आपको सीखना होता है, और इस तरीके से आप यहाँ पे टेक्स्ट फाइल में हैंडलिंग यहाँ करना सीखते हो। जब आप उसके बाद आप आते हो फिर बाइनरी फाइल में, ठीक है, बाइनरी फाइल में किस तरीके से फाइल को हमें ओपन करना होता है, कैसे हम क्लोज करते हैं, कैसे हम यहाँ पे डम फंक्शन, लोड फंक्शन पे काम करते हैं, ठीक है। इसके बाद यदि बात करें फाइल को कैसे हम क्रिएट करते हैं, कैसे अपेंड करते हैं, ये सारी की सारी वर्किंग आपको यहाँ पे बाइनरी फाइल्स में करनी होती है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है CSV फाइल। CSV फाइल में किस तरीके से आप इंपोर्ट करते हो, CSV फाइल को कैसे ओपन क्लोज करते हो, और इसमें राइट फंक्शन, राइट रो और राइट रोज का यहाँ पे इस्तेमाल करते हो, ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सीखनी होती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं तो डेटा स्ट्रक्चर, जिसमें हमारे पास स्टैक आता है। देखो डेटा स्ट्रक्चर ऐसे होते बहुत सारे हैं, लेकिन आपके जो कोर्स में वो स्टैक दिया हुआ है, ये लीफो कॉन्सेप्ट पे बेसिकली स्टैक हमारा काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट कॉन्सेप्ट पे काम करता है। इसमें जो आपके पुश और पॉप ऑपरेशन है वो कैसे होते हैं उसको आप सीखते हैं। इम्प्लीमेंटेशन में आप यहाँ पे लिस्ट का इस्तेमाल करते हो कि लिस्ट का इस्तेमाल करके आप इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हो, इनफिक्स है, पोस्टफिक्स है, प्रीफिक्स है, ये भी आप इसका रियल इंप्लीमेंटेशन यहाँ पे करना सीखते हो। इसके बाद आपका ये हो गया पूरा का पूरा पाइथन का एरिया, जिसमें आप पाइथन की कोडिंग के थ्रू ये सारे के सारे टास्क करते हो। इसके बाद फिर आपके पास थ्योरी पार्ट आ जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंप्यूटर नेटवर्क, जिसमें कि हम यहाँ पे देखो कि आपका क्या नेटवर्क क्या होता है, ठीक है, ARPANET क्या है, NSF नेट क्या है, इंटरनेट क्या होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। इसके बाद यदि हम आगे बढ़े तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि किस तरीके से हम यहाँ पे कम्युनिकेशंस करते हो, ठीक है, सेंडर रिसीवर क्या होता है, ठीक है, मैसेज क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होता है, मीडिया क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आपको सीखनी होती है। साथ में कैपेबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया में ब्रांड विड्थ हो गया, बैंडविड्थ हो गया, इसके बाद डेटा ट्रांसफर रेट हो गया, इसके बाद IP एड्रेस हो गया, स्विचिंग टेक्निक हो गया, चाहे वो सर्किट स्विचिंग हो, पैकेट स्विचिंग हो, ये सारी की सारी टेक्निक्स आपको यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क में सीखनी होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे सारे के सारे पार्ट्स है। इसके बाद आप ट्रांसमिशन मीडिया की बात करते हो, जैसे वायर कम्युनिकेशन हो गया, वायरलेस कम्युनिकेशन हो गया, मतलब ट्विस्टेड पेयर, कॉक्साइल केबल, फाइबर ऑप्टिकल केबल, ये सारी चीज़ें आप सीखते हो। उसके बाद रेडियो वेव्स हो गया, माइक्रोवेव्स हो गया और इंफ्रारेड वेव्स हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ पे डिटेल में सीखते हो। इसके बाद यदि बात करूँ नेटवर्किंग डिवाइस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडेम आपका क्या होता है, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, नेटवर्क कार्ड क्या हो गया, RJ45 क्या होते हैं, रिपीटर, हब स्विच, राउटर, इसके बाद गेटवे, वाईफाई कार्ड हमारे क्या होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सीखनी होती है। इसके बाद नेक्स्ट आप थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे तो नेटवर्किंग में आपको पास टोपोलॉजीज आ जाती हैं, टाइप्स आ जाते हैं, ठीक है, जैसे आपके पैन क्या है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क। टेपोलॉजी से डायरेक्ट अलग अलग तरह की, बस टेपोलॉजी, स्टार टेपोलॉजी, टी टेपोलॉजी, ये डिफरेंट तरह की टेपोलॉजीज आपको पढ़नी होती है। इसके बाद प्रोटोकॉल्स की बात करें, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इस तरीके से तमाम तरीके के पास आपके पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, अलग अलग तरीके के प्रोटोकॉल्स को आपको यहाँ पे देखना होता है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं वेब सर्विसेज, जिसमें आपके पास www, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, HTML लैंग्वेजेस, XML, यहाँ पे लैंग्वेजेस, डोमेन नेम, URL, वेबसाइट्स, ठीक है, वेब सर्वर, वेब होस्टिंग, ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी होती है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये पूरा का पूरा नेटवर्किंग का पार्ट है और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे नेटवर्किंग के बाद आपके पास आता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, बहुत ही शानदार। यहाँ पे हम MySQL डेटाबेस का इस्तेमाल करते हैं और उसके थ्रू यहाँ पे हम कोडिंग करते हैं। यहाँ पे अलग अलग तरीके के SQL लैंग्वेज, बेसिकली SQL लैंग्वेज का इस्तेमाल करके फिर हम कमांड लिखते हैं। जैसे डेटाबेस यहाँ पे क्या होता है, उसकी क्या ज़रूरत होती है, रिलेशनल डेटाबेस यहाँ पे क्या होता है, एट्रीब्यूट क्या है, टपल क्या है, डोमेन क्या है, डिग्री क्या है, कार्डिनलिटीज़ क्या है,
कीज़ क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम समझते हैं। इसके बाद स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज आपकी यहाँ पे क्या बोली जाती है। इसके बाद यदि हम बात करें डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज आपकी क्या है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्या है, डेटा टाइप्स यहाँ पे क्या होते हैं, ठीक है, वैर कैर आपका क्या है, कैर क्या है, इंट क्या है, फ्लोट क्या है, डेट क्या है, इन डिफरेंट डिफरेंट जो डेटा टाइप्स होते हैं वो कहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें हम सीखते हैं। इसका किस तरीके से डेटाबेस को हम क्रिएट करते हैं, क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट कमांड से यूज़ करते हैं डेटाबेस को, कैसे शो करते हैं डेटाबेस को, ठीक है, कैसे डेटाबेस को हम ड्रॉप करते हैं, टेबल्स को यहाँ पे शो करते हैं, टेबल्स को कैसे हम क्रिएट करते हैं, ऑल्टर करते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके से कैसे टेबल्स को ड्रॉप करते हैं, इंसर्ट करते हैं अलग अलग तरीके की कमांड को, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पे सीखते हैं। यहाँ पे कैसे अलग अलग तरीके के जो आपके पास कीवर्ड्स हैं, डिस्टिंक्ट कॉज हो गया, या फिर हम बात करें आपका यस इन हो गया, बिटवीन हो गया, ऑर्डर बाई हो गया, नल हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे अपडेट हो गया कमांड, डिलीट कमांड हो गया, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ों को हम यहाँ पे एसक्यूएल लैंग्वेज के हेल्प से यहाँ पे कमांड लिखते हैं। इसके बाद फिर आपके पास एग्रीगेशन फंक्शन आ जाता है, उसमें आपके पास ग्रुप बाय, हैविंग कॉज, जॉइन हो गया, अलग अलग तरीके की जॉइंस हम यहाँ पे पढ़ते हैं। इसके बाद फिर हम इंटरफेस ऑफ द पाइथन विद एसक्यूएल यहाँ पे समझते हैं। मतलब पाइथन कोडिंग की हेल्प से जो हमारे माई एसक्यूएल हमने जो डेटाबेस बनाया उसमें हम यहाँ पे क्या करते हैं, डेटा को इंटर करते हैं या फिर टेबल को क्रिएट करते हैं या इंसर्ट करते हैं, तमाम तरीके की हम यहाँ पे कनेक्टिविटी करते हैं डेटाबेस के साथ, और फिर उसमें हम अलग अलग तरीके के ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, चाहे वो इंसर्ट कमांड हो, अपडेट कमांड हो, डिलीट क्वेरीज हो, ये सारे के सारे डिस्प्ले करने का काम हो, ठीक है, कमिट कमांड हो, चाहे फेच 1 हो, फेच ऑल हो, रो काउंट हो, ठीक है, इस तरीके से क्रिएट कनेक्टिविटी का काम हम यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ पाइथन यहाँ पे करते हैं। मतलब पाइथन की कोडिंग हम यहाँ पे डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करके फिर अलग अलग तरीके के कमांड को यहाँ पे हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा क्लास 12 का कंप्लीट सिलेबस था, जिसमें कि आपको जो मेन फोकस करना है वो आपको पाइथन वाला पार्ट और माई एसक्यूएल वाला पार्ट करना है, क्योंकि जो आपका नेटवर्किंग वाला पार्ट है वो थ्योरी वाला पार्ट है, उसको आप यदि समझते हो उसके बाद लर्न कर लेते हो तो आपको यहाँ पे पूरे मार्क्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद यदि हम प्रैक्टिकल पोर्शंस की तरफ आगे बढ़ेंगे तो आप सभी को मैंने बताया था 30 मार्क्स आपके यहाँ पे प्रैक्टिकल्स के होते हैं। तो प्रैक्टिकल्स में आप यहाँ पे देखोगे तो आपको 8 मार्क्स दिए जाते हैं यहाँ पे पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए, ठीक है, जिसमें 60% लॉजिक होना चाहिए, 20% आपका डॉक्यूमेंटेशन और 20% आपका कोड क्वालिटी के हिसाब से यहाँ पे आपके 8 मार्क्स बनते हैं। इसके बाद एसक्यूएल क्वेरीज जो आपको दी जाती हैं उसके लिए आपको यहाँ पे 4 मार्क्स दिए जाते हैं। और इसके बाद आपके पास जो प्रोजेक्ट फाइल्स आपने पूरे के पूरे साल में बनाई होगी, ठीक है, जिसमें मिनिमम 15 प्रोग्राम होने चाहिए पाइथन के, और जिसमें 5 प्रोग्राम आपके एसक्यूएल क्वेरी के होने चाहिए, और मिनिमम 4 प्रोग्राम आपके पाइथन और क्वेरी एसक्यूएल क्वेरी की कनेक्टिविटी के होने चाहिए। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे 7 मार्क्स यहाँ पे मिल जाते हैं आपके जो फाइल्स आपने क्रिएट किए होंगे। और यहाँ पे आपने जो बेसिकली यदि हम बात करें जो प्रोजेक्ट आपने बनाया होगा, ठीक है, वहाँ पे आपको 8 मार्क्स इस तरीके से देखने को मिल जाते हैं। तो ये आपको रिपोर्ट फाइल एक बनानी होती है और एक प्रोजेक्ट फाइल यहाँ पे आपको बनानी होती है। 3 मार्क्स आपको यहाँ पे वाइवा में जो टीचर्स आपके बाहर कहीं स्कूल से आते हैं वो आपसे जो सवाल पूछते हैं उसमें आपको 3 मार्क्स के बेसिस पे देते हैं। तो इस तरीके से आपका ये 30 मार्क्स का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन था, और इस तरीके से आपको यहाँ पे 30 मार्क्स यहाँ पे मिलते हैं। और ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं जो कि आपके सिलेबस में दिए हुए, इनको ज़रूर आपको यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेना है, चाहे वो रीड करना हो टेक्स्ट फाइल को लाइन बाय लाइन या फिर आपको डिस्प्ले करना हो। तो ये सारे के सारे जितने भी प्रोग्राम हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये वैसे मैं सारी की सारी प्रैक्टिस आपको कराऊंगा। यदि डेटाबेस की बात करें तो डेटाबेस में ये सारी की सारी चीज़ों को आपको पूरे बिल्कुल अच्छी तरीके से याद कर लेना है कि इसके कैसे कमांड हम लिखते हैं, ठीक है, चाहे वो ऑल्टर कमांड हो, अपडेट कमांड हो, ऑर्डर बाई हो, डिलीट हो और ग्रुप बाई हो, ये सारी की सारी चीज़ें किस तरीके से परफॉर्म की जाती है, ठीक है। इसके बाद यदि हम वहाँ पर बात करें तो स्टडी मटीरियल की यदि हम बात करें तो एक तो आपको एनसीईआरटी पे बिल्कुल फोकस करना है, और साथ में एक स्टैंडर्ड बुक को आप यहाँ पे परचेज करना है, जिसके थ्रू आपकी जो तैयारी है वो आपकी बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो जाए। वैसे इसी प्लेटफॉर्म पे मैं आपको कंप्लीट तैयारी यहाँ पे कराऊंगा, और आपको किसी भी बुक पे बहुत ज़्यादा यदि आप नहीं चाहते हो फोकस करने या परचेज नहीं करना चाहते हो तो आपको मेरा सेशन ही सबसे बेस्ट यहाँ पे लगेगा। प्रोजेक्ट की यदि बात करें तो प्रोजेक्ट आपको एक टॉपिक चूज़ करना होता है, और उसको आप यहाँ पे 3 मंथ में 4 मंथ में आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द जब आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है तो आपको वो प्रोजेक्ट यहाँ पे सबमिट करना होता है, और फाइल भी आपकी जो रिपोर्ट फाइल होती है जिसमें आप अलग अलग तरीके की कोडिंग्स आपने की होंगी उसको सबमिट करना होता है। तो इस तरीके से ये आपका क्लास 12 का कंप्लीट सिलेबस रहता है, जिसमें आप अलग अलग तरीके के रिटन पेपर की भी तैयारी करते हो और यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जाम की भी तैयारी करते हो। तो ये मैंने आपको
कंप्लीट सिलेबस बताया कंप्यूटर साइंस का। अब हम बात करते हैं आपके इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस की। तो कंप्यूटर साइंस से थोड़ा सा आपका डिफिकल्ट होता है हमारा इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, तो उसके भी सिलेबस को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं डिटेल में। तो इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस की यदि बात करें, इसका जो कोड होता है वो आपका 065 मतलब 65 यहाँ पे कोड होता है। तो 11th में आपने यहाँ पे कंप्यूटर साइंस, पाइथन और एसक्यूएल और इमर्जिंग ट्रेंड्स को पढ़ा होगा। इसके बाद यदि हम आते हैं डायरेक्टली आपके क्लास 12th के सिलेबस की तरफ, तो क्लास 12th में आपने क्या क्या है यहाँ पे आपको बेसिकली यहाँ पे पढ़ने, उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे यदि क्लास 12th की हम बात करें इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस में, तो आपको यहाँ पे पांडास पढ़ना होता है, ठीक है। तो पांडास बेसिकली क्या है, जो भी हमारे डेटा सेट्स होते हैं, डेटा फ्रेम्स होते हैं, उस पर एक्टिविटीज़ करने के लिए हम यहाँ पे पांडास का यूज़ करते हैं। साथ में डेटा विजुअलाइजेशन, मतलब यहाँ पे आपको यदि कोई ग्राफ चार्ट पे काम करना होता है तो उसके लिए आप यहाँ पे एरिया पूरा का पूरा सीखते हो, तो इसमें आपको 25 मार्क्स मिलते हैं। इसके बाद डेटाबेस क्वेरी, जो आप एसक्यूएल क्वेरीज करते हो, उसमें आपको यहाँ पे 25 मार्क्स दिए जाते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क यहाँ पे भी है, उसमें आपको 10 मार्क्स दिए जाते हैं। इसके बाद यदि बात करें आपका सोशल इम्पैक्ट क्या है, उसमें 10 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। इस तरीके से आप देखेंगे 50 और 10, 60 और 70 मार्क्स हो गए। 30 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के होते हैं। इस तरीके से आपको 100 मार्क्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। इस तरीके से ये 100 मार्क्स का आपका डिस्ट्रीब्यूशन है। यदि हम थोड़ा सा डिटेल में यदि आगे बढ़े, तो पांडास 1 हमको पहले पढ़ना होता है। पांडास 1 जिसमें कि हम यहाँ पे पांडास, मैटप्लॉटलिब है, इसके बाद नमपाई है, ये सारी की सारी चीज़ों पे हम यहाँ पे काम करते हैं। डेटा फ्रेम है, उस पर हम काम करते हैं। यहाँ पे इंपोर्ट करना सीखते हैं CSV फाइल को, और डेटा फ्रेम पे कैसे हम काम करते हैं। ये पूरा का पूरा आपका पाइथन बेस्ड होता है। इसमें पूरी की पूरी पाइथन की कोडिंग की जाती है, जिसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। वैसे आपका यहाँ पे नमपाई को हम देख लेते हैं, या फिर हम पांडास को यदि हम शुरू करते हैं, तो पांडास के बाद फिर हम यहाँ पे मैटप्लॉटलिब पे यहाँ पे मेन फोकस करते हैं। तो ये आपका रहता है। इसके बाद यदि हम आगे बढ़ते हैं, तो डेटा विजुअलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके थ्रू आप बहुत अच्छे तरीके से ग्राफ्स को यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप बेसिकली किस तरीके से प्लॉटिंग करते हो अलग अलग तरह की ग्राफ्स की, उसको यहाँ पे आप विद द हेल्प ऑफ पाइथन आप करते हो। यहाँ पे मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी फाइल्स का इस्तेमाल करते हो अलग अलग तरीके के चार्ट्स बनाने के लिए। फिर इसके बाद आपके पास आ जाता है एसक्यूएल क्वेरी। एसक्यूएल क्वेरी में देखिए आप यहाँ पे डिटेल में अलग अलग तरीके के फंक्शंस को पढ़ते हो, चाहे वो पावर फंक्शन हो, राउंड फंक्शन हो और मॉड फंक्शन हो, टेक्स्ट फंक्शन है, मैथ फंक्शन है, डेट फंक्शन है, ये सारे के सारे आपके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं। इसको हम यहाँ पे पढ़ते हैं। साथ में देखो यहाँ पे रिवीजन करना होता है आपका 11th का, जो आपका एसक्यूएल का है, मतलब जो बेसिक आपका एसक्यूएल होता है, मतलब चाहे वो क्रिएट कमांड हो, ऑल्टर कमांड हो, ठीक है, चाहे आपके यहाँ पे इंसर्ट कमांड हो, ठीक है, डिलीट कमांड हो, वो सारी की सारी चीज़ें। इसके बाद फिर आपके पास एग्रीगेशन फंक्शन आता है, जैसे मैक्स हो गया, मिन हो गया, एवरेज हो गया, सम हो गया, काउंट हो गया और काउंटा हो गया। इसके बाद नेक्स्ट यदि हम बात करें तो ग्रुप बाई हो गया, हैविंग हो गया और ऑर्डर बाई हो गया। इन सब का हम इस्तेमाल करते हैं अपने एसक्यूएल क्वेरीज में। फिर इसके बाद आगे हम बढ़े तो हम यहाँ पे टेबल में अलग अलग तरीके के जॉइंट्स लगाते हैं, और जॉइंट्स के थ्रू यहाँ पे डेटास को फेच करते हैं। फिर यदि हम आगे बढ़े तो फिर आपके पास आ जाता है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में देखिए यहाँ पे यदि हम बात करें नेटवर्क क्या होता है, टाइप ऑफ नेटवर्क क्या होता है, पैन, वैन, मैन क्या होता है, फिर मॉडम, हब, स्विच, रिपीटर सब क्या होते हैं, स्टार, बस, ट्री हमारे पास क्या होते हैं, अलग अलग तरीके के URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, वर्ल्ड वाइड वेब, ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पे पढ़नी होती है। इसके बाद डिफरेंसेस हमारे यहाँ पे क्या है, वेब पेजेस, वेबसाइट्स में, ठीक है, वेब सर्वर में, ये सारे के सारे यहाँ पे हम डिफरेंसेस देखते हैं। साथ में यदि बात करें वेब ब्राउजर्स, हमारे जो कुकीज़ हैं, ठीक है, ये सारी सारी चीज़ें हम देखते हैं। इसके बाद सोशल इम्पैक्ट यहाँ पे हम आगे आते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम साइबर लॉ, हैकिंग, फिशिंग, साइबर बुलिंग, ठीक है, जो इंडियन एक्ट IT एक्ट है उसके बारे में यहाँ पे पूरा का पूरा डिटेल देखते हैं। और उसके बाद ये आपका पूरा का पूरा आपका होता है ई वेस्टेज में आ जाता है कुछ पॉइंट, और कुछ आ जाता है अवेयरनेस आपका हेल्थ कॉन्शियस को लेके, ठीक है, कंसर्न्स को लेके जो रिलेटेड टू यूजेस ऑफ टेक्नोलॉजी। ये आपके पूरे के पूरे IT IP का यहाँ पे पूरा का पूरा क्या होता है, सिलेबस होता है। बहुत बढ़िया सिलेबस यहाँ पे बनाया गया। इसके बाद फिर आपके पास यहाँ पे प्रोजेक्ट वर्क शुरू हो जाता है। जैसे आपने यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में प्रोजेक्ट वर्क बनाया था, वही आपका सेम टू सेम यहाँ पे भी आप एक सब्जेक्ट को चूज़ करते हो और फिर उस पर प्रोजेक्ट पूरा यहाँ पे बनाते हो। यदि आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे यदि प्रैक्टिकल की बात करें तो यहाँ पे पांडास और मैटप्लॉटलिब को लेके आप यहाँ पे बेसिकली प्रोग्राम्स करते हो, तो उसके लिए आपको 8 मार्क्स दिए जाते हैं। जो आपको प्रैक्टिकल लैब में ये क्वेश्चन दिए जाते हैं उसको आपको सॉल्व करना होता है। फिर एसक्यूएल क्वेरी पे आपको 7 मार्क्स दिए जाते हैं। प्रैक्टिकल फाइल जो आप बनाते हो, जिसमें आपके पास मिनिमम 15 प्रोग्राम्स होने चाहिए पांडास के, और 4 बेस्ड होने चाहिए किसके, आपके ऑन मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी के, 15 आपके पास यहाँ पे होने चाहिए यदि बात करें एसक्यूएल के। तो इस तरीके से
आपके पास यहाँ पे प्रोग्राम्स होने चाहिए। उसके बाद प्रोजेक्ट फाइल आ जाता है और यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल फाइल में 5 मार्क्स, प्रोजेक्ट फाइल में आपके पास 5 मार्क्स और वाइवा में आपको 5 मार्क्स। इस तरीके से आप इसको ऐड करोगे तो 30 मार्क्स का ये पूरा का पूरा आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है और इस तरीके से आपको 30 मार्क्स यहाँ पे कवर करने होते हैं। फिर आगे यदि हम बात करें तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स है जिसको कि आपको बिल्कुल यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी रिटन एग्जाम में भी और साथ में प्रैक्टिकल एग्जाम्स में भी। ठीक है, ये आपके डेटा हैंडलिंग से रिलेटेड है, ये आपका विजुअलाइजेशन से रिलेटेड है और ये आपका डेटाबेस से रिलेटेड है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस रहता है इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस का सिलेबस बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए जो आपका इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एडवांस है आपके कंप्यूटर साइंस से, क्योंकि जब आप स्टूडेंट नया नया जाता है तो उसको बेसिक चीज़ें सारी सिखाई जाती है। लेकिन यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस में क्योंकि आपको यहाँ पे चार्ट्स पे भी काम कर रहे हो, मैटप्लॉटलिब में भी काम कर रहे हो, ठीक है, पांडास में भी काम कर रहे हो, तो ये थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्ट मेरे हिसाब से हो जाता है, लेकिन है बहुत इंटरेस्टिंग। इसको सीखने में बड़ा मज़ा आता है, सिखाने में भी मुझे बड़ा मज़ा आता है सारे के सारे स्टूडेंट को। लेकिन इसके बाद फ्यूचर बड़ा आपका अच्छा है यहाँ पे, क्योंकि यदि आपको अपना करियर आगे फ्यूचर में यदि डेटा साइंस में या फिर मशीन लर्निंग में या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बनाना है तो ये शुरुआत बहुत अच्छी है, क्योंकि 11th-12th में आपको बिल्कुल बेसिक आपका पूरा क्लियर कर दिया जाता है। क्योंकि आपका यदि बेसिक बहुत स्ट्रांग होता है तो बिल्डिंग आगे, मतलब चाहे वो मशीन लर्निंग की बिल्डिंग बनानी हो, चाहे आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बिल्डिंग बनानी हो, बिल्कुल आप शानदार तरीके से बना सकते हैं। तो मैं सभी को रिकमेंड करूँगा कि आपको 11th-12th में कंप्यूटर साइंस लेना ही चाहिए या इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस लेनी चाहिए, क्योंकि आगे फ्यूचर में यदि आप कोई भी IT कोर्स 6 मंथ का या 12th मंथ का कर लेते हैं तो आपको 100% 100% जॉब आपको मिल जाएगी और बहुत अच्छे पैकेज में जॉब आपको मिल जाएगी। चाहे आप कोई भी यहाँ पे ग्रेजुएशन की डिग्री करिए या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री करिए, लेकिन आपको बहुत बेनिफिट देगा यदि आप अपने 11th-12th में कंप्यूटर साइंस एज अ सब्जेक्ट लेते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज कि ये सेशन से आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिली होगी और आपने यहाँ पे यदि कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस का सब्जेक्ट लिया होगा तो आपको यहाँ पे लगा होगा कि मैंने सही डिसीजन लिया है और आप लग जाइए पढ़ाई में। और मैं इसी तरीके से और भी शानदार सेशन आप सभी के लिए लेके आता रहूँगा। सो थैंक यू एवरीवन यहाँ पे क्लास देखने के लिए। फिर मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो थैंक यू।